हेलो फ्रेंड्स, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम आरडी चौधरी है। आज की जो अपनी क्लास है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास फर्स्ट है। इसके अंदर आज का जो अपना चैप्टर है उसका नाम है बॉडी बेसिक्स। आज के चैप्टर के अंदर अपन बॉडी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बॉडी बेसिक्स होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, बॉडी बेसिक्स होता है कुछ अपनी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए, मेंटेन रहने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है। और वो बेसिक चीजें क्या है उनको आप 12th क्लास के अंदर साइंस बायोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। बट आज की क्लास के अंदर अपन उन्हीं सभी चीजों का रिवीजन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कुछ बेसिक चीजें होती है जो ह्यूमन बॉडी को मेंटेन रहने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए जरूरत होती है। और उन्हीं सब चीजों से मिलकर अपनी ह्यूमन बॉडी बनी होती है। यानी वो बेस होता है। जैसे एक मकान होता है, उसको बनने के लिए उसका जो नींव होती है, उसी प्रकार से एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए, मेडअप होने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती है। उन्हीं सभी बेसिक चीजों के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बॉडी बेसिक्स के अंदर बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन लिविंग थिंग्स इज द सेल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब क्वेश्चन आता है कि बॉडी की सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर क्या है, तो वहां पे कुछ लोग सेल भी कर देते हैं। बल्कि फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बॉडी की सबसे स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर क्या है, तो वहां पे आंसर होता है सेल। बट यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, यानी स्मॉलेस्ट चीज क्या है, तो उसके लिए क्वेश्चन का आंसर होता है एटम्स। ओके फ्रेंड्स, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो लिविंग थिंग्स है वो सेल है। अपनी बॉडी के अंदर कई ट्रिलियन सेल होती है जो आपस के अंदर मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाती है। और ये कॉन्स्टेंटली यानी लगातार डिवाइड होती रहती है और डिवाइड होकर कुछ न्यू सेल्स बनाती रहती है। और न्यू सेल्स बनाने के कारण से बॉडी की ग्रोथ होती रहती है। ओके फ्रेंड्स, और ग्रोथ होने के साथ ही साथ जहां कहीं भी कुछ सेल डिस्ट्रॉय होती है, जैसे उसी के अकॉर्डिंग वो रिपेयर भी होती रहती है। यानी न्यू सेल्स बनती रहती है, डिवाइड हो के, और उसके बाद में टूटती रहती है। यानी लगातार सभी सेल्स डिवाइड होती रहती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे मेकिंग ए ह्यूमन। एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है। ओके फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी को बनने का क्या प्रोसेस है, क्या चीजें उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एवरीथिंग इन द बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स। बॉडी का जो सबसे बेसिक चीज है वो होती है एटम्स। ओके फ्रेंड्स, जो एटम होते हैं वो किसी न किसी तरीके से बॉडी को बनाने का सबसे पहला काम करते हैं। द टीनेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम होता क्या है, एक सबसे छोटा टीनेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स है। टीनेस्ट यानी सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसका नाम क्या है, एटम। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सबसे छोटी चीज होती है एटम। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे छोटी चीज होती है एटम। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ओके, तो सबसे जो छोटी चीज होती है वो होती है एटम। ओके फ्रेंड्स, और एटम मिलके क्या बनाते हैं, खूब सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, ये आपस के अंदर ग्रुप बना के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सेल। ओके फ्रेंड, सेल। और सेल का खूब सारा ग्रुप बना के क्या बनाता है वहां पे, टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनते हैं वहां पे, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम। और सिस्टम से क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी। ओके फ्रेंड्स, अब ये किस प्रोसेस से बनती है, इन सभी चीजों के बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो एटम होते हैं वो कंबाइन होके क्या करते हैं वहां पे, वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म एवरी सेल इन बॉडी। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म एवरी सेल इन बॉडी। जो कई प्रकार के जो मिलियंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी अपन ने यहाँ पे पहले देखा कि खूब सारे एटम आपस के अंदर कंबाइन होकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कई मिलियन मॉलिक्यूल्स मिलकर बॉडी के अंदर प्रत्येक सेल को बनाते हैं। यानी अपनी बॉडी के अंदर प्रत्येक सेल को, यानी एवरी सेल को बनाने के लिए कई मिलियन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म एवरी सेल इन द बॉडी। There are more than 200 types of cell with similar cell working in terms called tissue.
देखो फ्रेंड्स, अपने बॉडी के अंदर सबसे छोटी कोई चीज होती है तो वो होती है एटम। और जब खूब सारे एटम ग्रुप बना लेते हैं तो उससे बनता है मॉलिक्यूल्स। उसका प्रोसेस अपन आगे पढ़ेंगे। और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कई मिलियन मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल का निर्माण करते हैं। यानी एक सेल को, वन सेल को फॉर्म होने के लिए कई मिलियंस मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। और यदि अपने ऑल ओवर बॉडी के अंदर देखा जाए तो 200 टाइप्स की सेल होती है। जो 200 टाइप्स की टोटल सेल्स होती है, उनमें से कुछ सेल्स ऐसी होती है जो सिमिलर सेल वर्किंग, यानी ऐसी सेल्स का ग्रुप जिनका जो फंक्शंस है और जिनकी स्ट्रक्चर है वो सेम है। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से एटम से मॉलिक्यूल्स बन गए और कई मिलियंस मॉलिक्यूल मिलकर, यानी कई मिलियंस मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमें सेल बनाते हैं। एक प्रत्येक सेल को बनने के लिए कई मिलियंस मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। और 200 से ज्यादा, यानी 200 से ज्यादा सेल्स मिलकर, 200 से ज्यादा टाइप्स की सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू का बना निर्माण करते हैं, यानी एक टिश्यू बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब 200 से ज्यादा जो सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, उन सभी सेल्स के अंदर एक यहाँ पे एक शर्त होती है कि इनके जो फंक्शंस और स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। यानी कुछ सेल्स जो एक ग्रुप के अंदर, कौन सी सेल्स, जिनके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर सेम हो, वो सभी मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को अपन बोलते हैं टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, द बॉडीज मेनी ऑर्गन एंड सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। अपनी बॉडी के अंदर कई प्रकार के ऑर्गन और सिस्टम होते हैं, वो कई प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे सेल बन गई, सेल से टिश्यू बन गया, और टिश्यू के बाद क्या होता है, जो खूब सारे टिश्यूज होते हैं, यानी टिश्यूज का ग्रुप बना होता है, वो टिश्यूज का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन बनाता है। और खूब सारे ऑर्गन का एक ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, बॉडी का एक सिस्टम बनाता है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी सब बेसिक चीजें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। एक सेकंड फ्रेंड्स, सॉरी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। और सेल का एक ग्रुप मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। और टिश्यू, खूब सारे टिश्यू का ग्रुप मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। और ऑर्गन से क्या बनता है, बॉडी सिस्टम बनता है। और बॉडी सिस्टम से क्या बनता है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए। बल्कि अब अपन यहाँ पे समझेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल होते क्या है, सेल क्या होती है, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, बॉडी सिस्टम क्या होते हैं, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी क्या होती है। इन सभी चीजों को अपन यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर अपनी बॉडी की है, वो है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या है और किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। द स्मॉलेस्ट पार्ट इन बॉडी आर एटम्स। अगर फ्रेंड्स, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में पूछा जाए बॉडी का, तो वो सेल नहीं, वहां पे क्या होगा, एटम होगा। और यदि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स या लिविंग पार्ट पूछा जाए बॉडी का, तो वो क्या होगा, वो होगा सेल। ओके फ्रेंड्स, तो वहां पे सेल होगा। देस टेनी बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम द एलिमेंट इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, ये टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं एलिमेंट्स के बॉडी के अंदर, जैसे कार्बन। ओके फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, जैसे टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्म द एलिमेंट्स इन द बॉडी। जो एटम्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एलिमेंट्स बनाते हैं। किस तरह के एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, एग्जांपल्स की अपन बात करें तो जैसे कार्बन हो गया। अपनी बॉडी के अंदर खूब सारे एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 54 एलिमेंट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, कितने होते हैं, टोटल 54 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से जो 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कंप्लीट बॉडी के 93% पार्ट को बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यदि इन 54 में से अपन कई 6 की बात करें कि इनमें से 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट बॉडी का 99% पार्ट बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यदि टोटल अपन 11 एलिमेंट्स की बात करें, यानी टोटल 54 में से 11 एलिमेंट्स की बात करें, तो वो अपनी बॉडी का 99.85% पार्ट को बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यदि 6 जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो कौन से बनाते हैं, 99% बॉडी का पार्ट बनाते हैं, तो फिर बचा कितना,
0.85% यानी 0.85% पार्ट बनाते हैं 5 एलिमेंट्स मिलकर। तो फिर इसके पीछे कितने बच गए? यदि 11 को अपन से इसमें से निकाल देते हैं तो फिर कितने हो गए? 43। तो 43 एलिमेंट्स कितने परसेंट होते हैं? ओनली फॉर 0.15%, यानी 0.15% के अंदर कितने होते हैं यहाँ पे? 43 एलिमेंट्स। और 11 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीट 99.85% बॉडी का पार्ट बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनको अपन और डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं जो कार्बन जैसे यहाँ पे एलिमेंट है। अब यदि अपन एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर क्या है? एक तरह का वाटर एक मॉलिक्यूल्स है। ओके फ्रेंड्स, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अपन ने खूब पढ़ा होगा कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। H2 यानी क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। O2 मींस यानी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यानी हाइड्रोजन क्या एक तरह का? हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट्स है। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट्स है। और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन एक तरह का एटम है। समझ गए आप यहाँ पे? जब एलिमेंट, यानी इसको इस तरीके से बोल सकते हैं अपन, एलिमेंट्स प्लस एटम। एलिमेंट्स और एटम मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, एलिमेंट्स और एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और खूब सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ गए? तो एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं आप समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर अपन समझेंगे कि एटम होता क्या है, एटम की एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, एटम होता क्या है? एटम बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। यदि एटम की अपन बात करें तो एटम के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं एटम के। ओके फ्रेंड्स, यदि इन 3 पार्ट्स की बात करें तो इन 3 पार्ट्स के नाम होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है? ये एटम का डायग्राम है। ओके फ्रेंड्स, और इस एटम के डायग्राम के अंदर जो इसके 3 पार्ट हैं वो कहाँ शो हो रहे हैं उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके सामने आपको दिख रहा होगा, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये किसका डायग्राम है? ये यहाँ पर एटम का डायग्राम है। ओके, और एटम के डायग्राम पे जो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। इसको आप कैसे आइडिया लगाओगे? आपको इस स्लाइड के सब नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे जो ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? तीनों, ये तीनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ओके फ्रेंड्स, और इनका जो चार्जिंग है वो है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये होते हैं इसके सेंटर में। यानी जब एटम की जो स्ट्रक्चर है, एटम की स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटम की स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर के अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो होते हैं इसके सेंटर में। और जब इसके आउटर के अंदर पूछा जाए तो आउटर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। आप समझ गए यहाँ पर? तो ये होती है एटम की स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे आपको रेड एंड ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो रेड वाला तो क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन क्या है? ग्रीन वाला है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एक साथ रहते हैं यहाँ पे, और जो इसके सेंटर में रहते हैं एटम के, और जो इसके आउटर साइड के अंदर रहते हैं वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? इनका पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके फ्रेंड्स, इनका पॉजिटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का कौन सा रहता है? जो ग्रीन वाला, इसका नेगेटिव जीरो चार्ज रहता है, यानी इसका न्यूट्रल चार्ज रहता है। ओके, और रेड वाला इसका कौन सा रहता है? इसका नेगेटिव चार्ज रहता है। इसीलिए दोनों ये जीरो होने के कारण से और नेगेटिव चार्ज होने के कारण से ये सेंटर में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पे अपन बात करेंगे ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की। अपन ने जो पिछली स्लाइड थी इसके अंदर पढ़ लिया एटम,
यानी एक एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। एटम के अंदर 3 पार्ट होते हैं, इसके बारे में अपन ने देख लिया। और जब एटम होता है वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है, वो क्या करता है, एलिमेंट बनाता है। और एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे ये एटम है और एटम क्या करेगा, एलिमेंट्स के साथ मिलेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, मॉलिक्यूल्स बना देगा। अब अपन देखते हैं मॉलिक्यूल्स होता क्या है। ए मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल ग्रुप, यानी एक तरह से न्यूट्रल ग्रुप होता है। टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, यानी एक या एक से ज्यादा, यानी एक या एक से ज्यादा ये एटम होते हैं जो एटम आपस के अंदर मिल जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, एटम और एलिमेंट्स मिलकर, सॉरी एटम और एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बल्कि कई बार जब एटम और एटम आपस के अंदर जुड़े रहते हैं तो ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ये एक तरह से केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी एक एटम का खूब सारा ग्रुप बनेगा और उनके साथ एलिमेंट्स मिलेगा, तभी तो वहां पे मॉलिक्यूल्स बनेगा। बल्कि जो एटम और एटम जिस चीज से जुड़े रहते हैं वो होता है केमिकल बॉन्ड, यानी ये किससे जुड़े रहते हैं, केमिकल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच ए सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर, जो इनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो जो उसका सब्सटेंस होते हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं, बल्कि उनकी जो केमिकल नेचर होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बार बार डिवाइड होते रहते हैं, बल्कि उनके अंदर जो केमिकल नेचर होता है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे सेल की, क्योंकि एटम से अपन ने क्या देखा, एटम से एलिमेंट्स देखा, और एलिमेंट्स और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बना दिया, और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ये सेल बनाते हैं। अपन सेल के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स बिल्डर टू ग्रांड बॉडी टिश्यू, बॉडी सेल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बॉडी की सेल्स बनाते हैं। देयर आर अबाउट 37 ट्रिलियन सेल्स इन एवरेज ह्यूमन। आज के बाद अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के अंदर तो कितनी सेल्स होती है, 37 ट्रिलियन सेल होती है। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरेजली 37 ट्रिलियन सेल्स होती है, विद डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैरिंग आउट ए वेराइटी ऑफ बॉडी फंक्शंस। और अलग अलग जो तरह की सेल्स होती है वो बॉडी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड रहती है। जैसे फ्रेंड्स अपन बात करेंगे जीआईटी की सेल्स की बात करेंगे, तो जो जीआईटी की जो सेल्स होती है उनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं, इसीलिए उनको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे नर्वस सिस्टम की सेल्स होती है उनके अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो सेल्स होती है उनके अलग तरह के सिस्टम होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं। तो जो अलग अलग तरह की जो सेल्स होती है, जो उनके टाइप्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनके फंक्शंस भी डिफरेंट रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे टिश्यू की, यानी खूब सारी जो सेल्स होती है, यानी ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल मिलकर वहां पे टिश्यू बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करेंगे टिश्यू की। A group of cells that have similar structure and that function together as a unit also called as tissue। जब एक ग्रुप के अंदर सेल का एक ग्रुप हो जाता है, बट उस ग्रुप के साथ में एक चीज होती है, अपन खूब सारी सेल्स मिलकर अपन ने पढ़ा कि खूब सारे सेल्स का एक ग्रुप बन गया और ये मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पर भी इसके साथ में एक शर्त रहती है, वो ये रहती है कि जो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है उनकी एक स्पेसिफिकेशन होता है। वो क्या रहता है कि जो ग्रुप के अंदर जो सेल्स होती है इनके फंक्शन सेम होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर सेम होती है। जैसे अपन बात करेंगे कि कोई नर्वस सिस्टम की सेल और एक जीआईटी की सेल, ये दोनों मिलकर कोई टिश्यू नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, इनका जो फंक्शंस और स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। बल्कि नर्वस सिस्टम के अंदर ही यदि कोई दो सेल है, इनके जो फंक्शन सेम है, इनकी स्ट्रक्चर सेम है, तो ये मिलके क्या बना सकते हैं, ये टिश्यू बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए। कार्ड ऑर्गन, यानी इसके अंदर टिश्यू की बात कर रहे थे, तो इसके जो फंक्शंस और स्ट्रक्चर है वो सेम होनी चाहिए, तो इससे मिलके जो एक यूनिट बनाती है खूब सारी जो सेल्स मिलकर, उसको अपन टिश्यू बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑर्गन की, यानी एक ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू कंबाइन टू मेक लार्जर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गन। जब एक अलग अलग तरह के टिश्यूज, यानी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, यहाँ पे वो सिमिलरिटी नहीं है,
कि इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अलग अलग तरह के जो यानी डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर कंबाइन होकर एक लार्जर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस लार्जर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑर्गन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, उस लार्जर स्ट्रक्चर को अपन ऑर्गन बोलते हैं। और जो ऑर्गन होता है वो वर्क्स लाइक ए मशीन, जो ऑर्गन होता है वो एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन की तरह कैसे काम करता है, जैसे एक मशीन होती है और उस मशीन के अंदर उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार से एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स होती है, अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, और उनके अंदर उनका फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो उनके पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे एक ऑर्गन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इंटरनल, और इंटरनल पार्ट्स बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मशीन के, और कंप्लीट जो ऑर्गन है वो एक मशीन का टाइप काम करता है। बट फ्रेंड्स, अपनी जो बॉडी है, बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है, और जो इसके ऑर्गन्स और सिस्टम्स है वो एक तरह से बॉडी के पार्ट्स होते हैं, यानी मशीन के पार्ट्स होते हैं। बल्कि ये यहाँ पे हर एक लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। जैसे एक सेल की बात करें अपन, तो सेल भी एक मशीन की तरह काम करते हैं, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे। सेल है वो भी एक मशीन की तरह काम करती है, और जो सेल्स के इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स वगैरह, जो इसके न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, डीएनए आरएनए वगैरह हो गया, जो इसकी मेम्ब्रेन्स हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, वो सारी चीजें होती है, वो क्या है, उसके पार्ट्स है, मशीन के पार्ट्स है, और वो सभी पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल एक मशीन की तरह काम करती है। ओके फ्रेंड्स, एन एग्जांपल, यदि अपन एग्जांपल्स की बात करें ऑर्गन के अंदर, ओपन ऑर्गन इज द स्टोमक व्हिच प्लेज अ पार्ट इन प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। जैसे एक ऑर्गन है स्टोमक, और वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें डाइजेस्टिंग प्रोसेस के अंदर। जैसे डाइजेस्टिंग प्रोसेस है, उसको एक अकेला ऑर्गन तो मिलकर नहीं कर सकता, तो उसके लिए खूब सारे ऑर्गन मिलकर, यानी बॉडी के कई पार्ट्स मिलकर उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसको अपन जीआईटी प्रोसेस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि का सिस्टम हो गया, बॉडी का सिस्टम हो गया, जैसे कंप्लीट बॉडी है, जैसे ऑर्गन, खूब सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी सिस्टम बनाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक तरह का सिस्टम है बॉडी का डाइजेशन। तो उसी तरह से एक स्टोमक वो एक प्रकार का ऑर्गन है, जो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिंग के अंदर। बल्कि स्टोमक की तरह ही खूब सारे ऑर्गन, यानी कई मेनी टाइप्स के ऑर्गन, वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्लीट एक सिस्टम को बनाते हैं। जैसे अपन ने खाना खाया, अपन ने उसको इंजेस्ट किया, उसके बाद उसको चीनी मुंह के अंदर, उसके बाद इसोफेगस के द्वारा स्टोमक के अंदर चला गया, उसके बाद वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जो इसके फंक्शंस के दौरान, यानी इस कंप्लीट प्रोसेस के बीच के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, ये सभी ऑर्गन मिलकर एक बॉडी सिस्टम बनाते हैं, और ये बॉडी सिस्टम क्या हो गया, जीआईटी हो गया, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बन गया। उसी प्रकार से अब कंप्लीट जो बॉडी सिस्टम है, इस सिस्टम को यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक बॉडी सिस्टम है, अब अपन डिस्कस करेंगे बॉडी सिस्टम को। ऑर्गन आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ 12 इंटरनल बॉडी सिस्टम्स। अपन कंप्लीट बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल बॉडी के सिस्टम्स की अपन बात करें, तो इसको एक स्टडी के पर्पस से, यानी एक स्टडी के पर्पस से 12 टाइप्स, यानी 12 टाइप्स के बॉडी सिस्टम के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। यानी इसको एक स्टडी के पर्पस से अपन पढ़ते हैं, तो 12 इंटरनल बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग कंप्लीट बॉडी को अपन स्टडी कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ईच सिस्टम हैज ए स्पेसिफिक जॉब टू कीप द बॉडी इन वर्किंग टुगेदर। जो प्रत्येक जो अपना सिस्टम होता है, यानी पर सिस्टम होता है, उसके एक स्पेसिफिक जॉब होती है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे जीआईटी है, तो जीआईटी का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, खाने को मुंह के अंदर लेना, उसको डाइजेस्ट करवाना, वो एक्सक्रीट करवा देना। यानी यहाँ पे क्या है, सिर्फ खाने का ही काम है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से होता है, यानी खाने को डाइजेस्ट करवाना, ये जीआईटी का पार्ट हो गया। उसी प्रकार से एक स्पेसिफिक हर ऑर्गन का, हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और ये सभी स्पेसिफिक फंक्शन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, यानी इसको बनाते हैं। द स्टोमक इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट क्या हो गया, जैसे स्टोमक हो गया, वो इसका ऑर्गन हो गया। तो उसी तरह से काफी सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, एक बॉडी सिस्टम बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अपना नेक्स्ट है कंप्लीट ह्यूमन, यानी जो कंप्लीट बॉडी सिस्टम है वो मिलकर एक ह्यूमन बॉडी कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपन यहां पे बात करेंगे कंप्लीट ह्यूमन बॉडी।
When complex combination of integrated system, organ and tissue works together, the human body is complete. जो कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है, इंटीग्रेटेड यहाँ पे सिस्टम्स कौन से हैं? इंटीग्रेटेड इंटरनल जो सभी सिस्टम्स हैं जिनको अपन डिवाइड कर चुके हैं, जो 12 सिस्टम्स हैं, इन 12 सिस्टम्स के साथ में सभी प्रकार के ऑर्गन और सभी टिश्यूज ये सभी मिलकर जो फंक्शंस करते हैं, जो चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट ह्यूमन। ओके फ्रेंड्स, यानी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बना देते हैं ये सभी सिस्टम्स मिलकर। तो अपन ने स्टार्टिंग से देखा था कि सबसे छोटी स्ट्रक्चर क्या थी? एटम थी, और एटम से क्या हुआ? एटम और एटम एंड यहाँ पे एलिमेंट्स, ये सभी मिलकर क्या बनाया? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाया, और जब खूब सारे मॉलिक्यूल्स ग्रुप के अंदर मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं, और जब सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन की सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, और सभी प्रकार के यानी एक ही तरह के जो टिश्यूज होते हैं, अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और सभी बॉडी के कई प्रकार के ऑर्गन्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? बॉडी सिस्टम बनाता है। और बॉडी के जो 12 अपने टोटल बॉडी सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे बात की थी, वो सभी सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके दौरान अपन ने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा था, एटम को अपन ने अच्छे से देख लिया, मॉलिक्यूल्स अपन ने पढ़ लिया, सेल्स अपन ने पढ़ ली, ऑर्गन अपन ने पढ़ लिया, टिश्यू अपन ने पढ़ लिया, बॉडी सिस्टम अपन ने पढ़ लिया, बल्कि यहाँ पे एक चीज आई थी, वो था केमिकल एलिमेंट्स, जिनको अपन छोड़ चुके हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो एटम है वो केमिकल एलिमेंट्स के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 54 केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, फीचर्स इन टोटल, बट मोस्ट ऑफ देज आर इन ट्रेसेस। अपन टोटल कंप्लीट बॉडी की अपन बात करें तो कितने होते हैं? 54 केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी आपको बता चुका हूं। और बट जो 54 केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, इनमें से कुछ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अदरवाइज और तो होते हैं बहुत ही टीनी ट्रेसेस, यानी बहुत ही कम काम में आने वाले एलिमेंट्स होते हैं, बल्कि इनमें से कुछ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके फ्रेंड्स, मोर देन 90% ऑफ ह्यूमन बॉडी, मोर देन 90% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 केमिकल एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपनी कंप्लीट बॉडी है, ये कितने एलिमेंट्स से बनी होती है? इसके अंदर 54 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। ओके फ्रेंड्स, बल्कि इसका जो मोस्ट ऑफ पार्ट देखा जाए, यानी 93%, जैसे ये कितना हो गया? ये 7% अलग है, और यदि 93% की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होते हैं, और वो 3 कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। जहां पर ऑक्सीजन कितना होता है? 65%। यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला केमिकल एलिमेंट्स कौन सा है, यानी अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कौन सा केमिकल एलिमेंट करता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन होता है, वो कितना होता है? 65% होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन कितना होता है। तो फ्रेंड्स, अपनी बॉडी के अंदर 9.5% होता है हाइड्रोजन, और जब कार्बन की बात करें तो वो होता है 18.5%। अपनी कंप्लीट बॉडी के अंदर 18.5% होता है कार्बन, और ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर 93% पार्ट कवर कर लेते हैं, और जो अदर्स होता है वो होता है 6.5%। ओके फ्रेंड्स, वैसे इसको 93% बोला गया है, बल्कि 93.5% होता है। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट 93.5% पार्ट कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा होगा आपने कि यहाँ पे लिखा हुआ मोर देन 93%, यानी 93% से भी ज्यादा। यदि एग्जैक्ट अपन बात करें तो होता है 93.5%। ओके फ्रेंड्स, और जब पीछे बचता है 6.5%, इसके अंदर कितने होते हैं? 3 निकाल दो यदि 54 में से, तो 51 एलिमेंट, 51 एलिमेंट होते हैं जो 6.5% कवर करते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ बात करने वाले हैं यहाँ पर अपन बात करेंगे In 99% of human body consist of 6 elements.
अपन ने देखा था 93% के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, यहाँ पर 93% के अंदर 3 एलिमेंट थे। ओके फ्रेंड्स, बट यदि अपन बात करें 99% बॉडी की तो 6 एलिमेंट होते हैं, यानी ये 6 एलिमेंट होते हैं जो 99% बॉडी को बना देते हैं। यानी 99% बॉडी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, 99% जो उनकी क्वांटिटी होती है जो, वो होता है 6 एलिमेंट ओनली। 99% के अंदर 6 एलिमेंट होते हैं। अपन ने पहले ही देख लिया, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है जो 65% होता है, कार्बन की बात करें तो वो 18.5% होता है, और हाइड्रोजन की अपन बात करें तो 9.5% होता है, और यदि नाइट्रोजन की बात करें तो ये होता है 3.2%। ओके फ्रेंड्स, और कैल्शियम की बात करें तो ये होता है 1.5%, और फॉस्फोरस की बात करें तो ये होता है 1%। अब यदि अपन बात करें, यहाँ पे 6 एलिमेंट ने 99% पार्ट कवर कर लिया। अब यदि अपन बात करें यदि और ज्यादा, तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जो इन 6 को छोड़ने के बाद, इन 6 के बाद 5 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 0.85 यानी 85%, 0.85% यानी 0.85% पार्ट को कवर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया 5 और 6 हो गए पिछले, यानी टोटल कितने हो गए 11 एलिमेंट। यदि 11 एलिमेंट की बात करें तो 99.85% जो बॉडी का जो पार्ट है एलिमेंट्स का, वो सिर्फ 11 एलिमेंट्स कवर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यदि जो 5 एलिमेंट्स की अपन बात करें तो ये कौन कौन से हैं? पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है 0.4%। सल्फर, सल्फर कितना होता है 0.04%। यदि सोडियम की बात करें तो कितना होता है 0.2%, और क्लोरीन की बात करें तो 0.2%। मैग्नीशियम की बात करें तो 0.1% होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 99.85%। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। फ्रेंड्स, अपन ने जितना भी देखा था उसके अंदर अपन ने देखा एक चीज और छूट गई थी। अपन ने देखा था कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे वहां पे देखा था कुछ कार्बन होता है, जैसे कार्बन होता है, कार्बन और एलिमेंट्स वहां पे मिलकर, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, वहां पर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एटम के साथ मिलकर। तो कुछ कार्बन कंपाउंड्स है जिनको भी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टू मेन वे टू क्लासिफाई कार्बन कंपाउंड्स आर एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दो मेन रास्ते यानी टू मेन वे है जिनसे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। यानी मेन जो क्लासिफाई करने का जो तरीका है वो कितने हैं? 2 तरीके से इसको मेनली क्लासिफाई किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, दो तरीके के कौन कौन से हैं? एक तो होता है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, इसको अपन आगे पढ़ते हैं। ऑलवेज कंटेन कार्बन व्हाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन मेटल एंड अदर एलिमेंट्स। जो इनऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मीन्स क्या है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का मीन्स है यहाँ पे। यानी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सदा मेटल एंड अदर एलिमेंट्स के बने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है? जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका तो एक स्पेसिफिकेशन हो गया कि मेटल एंड अदर एलिमेंट्स के बने होते हैं। और यदि अपन इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसके, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिसके अंदर पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। वो सभी जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरीके के होंगे, एक तो होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ओके फ्रेंड्स, यहां तक समझ गए? जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होंगे इसकी तो खास चीज होगी कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे इनकी खासियत क्या रहेगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? ये मेटल के बने होंगे और मेटल एंड अदर एलिमेंट्स के बने होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनका स्पेसिफिकेशन हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं।
ओके फ्रेंड्स, कुछ ही एलिमेंट के ऊपर ये इनका बेस रहता है कि उनके बेस्ट पे ही वो रहते हैं। अदरवाइज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 10 मिलियन डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, बल्कि 10 मिलियन में से ओनली फ्यू एलिमेंट्स के बेस के ऊपर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। दे प्रोड्यूस मोर देन 10 मिलियन डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। ओके फ्रेंड्स, बल्कि इनमें से कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं, फ्यू एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेस पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वो रहता है। 4 मेन टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो 10 मिलियन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, बल्कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने हैं? ओनली फोर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो सबसे ज्यादा मेन है, जो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट होते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे कि वो फोर कौन कौन से हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 है न्यूक्लिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे डीएनए एंड आरएनए हो गया। और नंबर 2 है प्रोटीन, और फिर नंबर 3 है फैट, एंड नंबर 4 है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एग्जिस्ट रहते हैं। इनके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 है वो है न्यूक्लिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड को अपन डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह का कार्बन कंपाउंड है। न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए कौन सा होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। बल्कि इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है बॉडी के अंदर, इसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूक्लिक एसिड आर मेन इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। जब एक सेल होती है तो सेल के अंदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कैरी करना होता है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या हो गया? सेल के अंदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कैरी करनी है, यानी इनसाइड या आउटसाइड, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? न्यूक्लिक एसिड होती है। बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसके लिए कई प्रकार की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन कैरी करनी पड़ती है, और उस प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है न्यूक्लिक एसिड का। दे डिटरमाइन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। जब कोई भी एक लिविंग थिंग्स है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके जो इनहेरिटेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उनको भी डिटरमाइन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लिक एसिड होती है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सी होती है? यानी डीएनए एंड आरएनए। आपने देखा होगा जब कोई भी पेरेंट्स होते हैं, उनके जो चाइल्ड्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर कुछ अपने पेरेंट्स के जैसे ही कुछ सिमिलरिटी होती है, और उस सिमिलरिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, ये न्यूक्लिक एसिड होती है जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, यानी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, दूसरी पीढ़ी के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यदि कोई इंफॉर्मेशन कैरी करनी है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए एंड आरएनए। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं दे आल्सो कैरी कोड्स दैट कंट्रोल हाउ सेल वर्क एंड रिप्रोड्यूस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो कुछ कोड्स को कैरी करती है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो सेल है वो किस तरह का फंक्शन करेगी और कैसे रिप्रोड्यूस होगी। जैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यदि कोई सेल है, उस सेल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन कैरी करनी है, तो इस इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए एक फिक्स कोड होती है, और जो कोड होते हैं उन कोड को कैरी करता है कौन? न्यूक्लिक एसिड। उन कोड को ले जाके, जैसे एक पेरेंट्स है, यदि किसी के मदर एंड फादर है, उनके अंदर जो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कोड होता है। इस कोड को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो आरएनए और डीएनए होते हैं वो कैरी करके ले जाते हैं और वहां वाली सेल के अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं, जिनके कारण से अपने पेरेंट्स के जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर यानी इनहेरिटेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होती है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन। नंबर 2 है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन आर वाइटल बॉडी मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाइटल बॉडी मॉलिक्यूल्स क्या होता है।
अपन ने देखा होगा, अपन हॉस्पिटल के अंदर वाइटल साइन चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वाइटल्स चेक करते हैं। वाइटल्स में क्या होती है? ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन। ओके फ्रेंड्स, इनको वाइटल्स और वाइटल्स क्यों बोला गया है? इनको वाइटल साइन क्यों बोला गया है? वो इसलिए बोला गया है कि ये चार चीजें ऐसी हैं जो एक भी चीज डिस्टर्ब होने से अपनी कंप्लीट बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बगैर अपनी बॉडी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर के बगैर अपनी बॉडी काम नहीं कर सकती। पल्स की बात करें तो पल्स कैसे आएगी? जब हार्ट चलेगा तब पल्स आएगी, तो इसके बगैर अपनी बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं। ब्लड प्रेशर भी जरूरी है, हार्ट काम करेगा तो बीपी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये सभी चीजें क्या है? वाइटल साइन है, यानी वाइटल्स यानी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी वो सब चीजें होती है, उनको बोलते हैं वाइटल्स। तो प्रोटीन्स भी क्या है? एक बॉडी का वाइटल बॉडी मॉलिक्यूल्स है, यानी प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है। देखो फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल्स तो बहुत होते हैं, बल्कि इनमें से वहां पे अपन ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था कि 10 मिलियन से भी ज्यादा 10 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बल्कि उनमें से सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके फ्रेंड्स, और इनमें से ही जो 4 होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अब इनमें से अपन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन एक तरह का वाइटल बॉडी मॉलिक्यूल्स है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको क्या बोला जाता है? वाइटल बॉडी मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी का जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। ऑर्गन सच एज द ब्रेन, जैसे ऑर्गन सच एज द ब्रेन आर मेड ऑफ प्रोटीन एज वेल एज मसल। जैसे अपनी बॉडी के अंदर जैसे ब्रेन है, कोई ऑर्गन की बात करें तो जैसे ब्रेन है, तो कोई भी ऑर्गन वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना है। जैसे अपनी मसल्स है वो प्रोटीन की बनी है। कनेक्टिव टिश्यू किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जो एक केमिकल मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। और जो एंटीबॉडीज होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, जो अपने को इन्फेक्शन से बचाती है, यानी इन्फेक्शन से फाइट करवाती है अपनी बॉडी को। तो आई थिंक आप इस प्रोटीन के बारे में भी समझ गए होंगे। अब अपना जो नेक्स्ट है नंबर 3, वो मॉलिक्यूल्स है, उसको अपन बोलेंगे फैट। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? ये फैट है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? फैट है। ओके फ्रेंड्स, ये है फैट। इस फैट को अपन यहां पे पढ़ रहे थे। फैट कितने नंबर का है? नंबर 3 का है। नंबर 3 पे है फैट। फैट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। फैट कैसे बनती है? कार्बन और हाइड्रोजन एटम से। अपन ने फ्रेंड्स पहले भी देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो किसके बने होते हैं? मेटल एंड कुछ एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स उनके बने होते हैं। बल्कि यदि अपन बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिकेशन होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, ये इसका स्पेसिफिकेशन है। तो जो फैट है ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे अपन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फैट्स भी क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं। दे फॉर्म द आउटर बैरियर ऑफ सेल। जो फैट्स क्या करती है? अपनी जो सेल्स होती है, इस सेल्स का जो आउटर बैरियर होता है, बैरियर का मीन्स क्या होता है? यानी एक तरह से अवरोध पैदा करना। जो आउटर बैरियर होता है, वो आउटर बैरियर क्या कौन बनाता है? फैट्स बनाती है। जो फैट होती है वो आउटर बैरियर बनाती है, यानी अपनी जो सेल्स होती है, अपनी बॉडी होती है, उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। दे फॉर्म द आउटर बैरियर ऑफ सेल। द लेयर ऑफ फैट, जो फैट की लेयर बन जाती है, यानी जब एक सेल है, इस सेल के ऊपर क्या बन जाती है? फैट की लेयर बनाती है। और ये फैट की लेयर क्या करती है? एक तरह से प्रोटेक्शन करती है, यानी आउटर बैरियर का काम करती है। किस तरीके से करती है? जो ये फैट की जो लेयर बन गई है, जो एक तरह से बेनिथ बन गई है, वो स्किन के ऊपर, वो इसके एक अलग फंक्शन हो रहा है। ये क्या करती है? एक तो ये एनर्जी को स्टोर करती है। ओके फ्रेंड्स, एनर्जी को स्टोर करती है। और दूसरा क्या काम करती है? अपनी बॉडी को ठंडा नहीं होने देती, यानी कोल्ड नहीं होने देती। बॉडी टू कीप आउट द कोल्ड, यानी ठंडा होने से बचाती है, यानी कोल्ड नहीं होने देती। कोल्ड किस लिए नहीं होने देती? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फैटी लोग होते हैं उनको सर्दी बहुत कम लगती है।
ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो उनकी जो सीट होती है वो वहाँ पे फैट की बेनिथ होती है, उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, जिनके कारण से वो बॉडी के अंदर जो कोल्ड होता है उस कोल्ड को बिल्कुल नहीं जाने देता है और बॉडी को इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको हीट रखता है वहाँ पे। यानी जब अपनी बॉडी के अंदर हीट होती है वो बॉडी में प्रोड्यूस होती रहती है, बल्कि बॉडी को कंप्लीटली वर्क करने के लिए बॉडी को गर्म रहना यानी हीट रहना वहाँ पे जरूरी होता है। जब बॉडी ठंडी हो जाती है तो उसके बाद वो वर्क नहीं कर पाती है। हालांकि अपनी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एनी टाइम हीट प्रोड्यूस करती रहती है। किस तरीके से करती है? जब अपन कोई भी एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, जैसे कोई भी ग्लूकोज है, फैट है, इनसे ग्लूकोज और फैट से जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है यानी एटीपी से कन्वर्ट होता है, यानी जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के दौरान वहाँ पे हीट जनरेट होती है। ओके फ्रेंड्स, और वो हीट अपनी बॉडी को इंटरनल ऑर्गन्स को फंक्शन करवाती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे फैट्स की। तो फैट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करती है? एक तो ये सेल की आउटर प्रोटेक्शन करती है यानी आउटर बैरियर का काम करती है, और दूसरा काम क्या है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और इसके अलावा तीसरा काम क्या है, ये कोल्ड होने से बचाती है यानी अपनी बॉडी को ठंडा होने से बचाती है। फिर अपन बात करेंगे नंबर 4 की। जो अपना नंबर 4 जो मॉलिक्यूल्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। इसको अपन बोलते हैं CHO भी बोलता है। C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एंड आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है अपनी बॉडी की एनर्जी का मेन सोर्स होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी अपनी बॉडी की 80% यानी 70 to 80% जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ओके फ्रेंड्स, यानी 70 से 80% जो एनर्जी होती है वो किससे मिलती है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हालांकि वैसे यदि ग्लूकोज की बात करें यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इससे अपने को जो एनर्जी मिलती है वो 1 ग्राम से ओनली 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन जो फैट है, फैट से 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, और प्रोटीन से कितनी मिलती है? प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। हालांकि यदि अपन ऐसा बात करें कि 1 ग्राम ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है, सॉरी ऐसा कौन सा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा वहां पे एनर्जी मिलती है, तो उसको वो क्या आंसर होगा? वहां पे फैट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन यदि अपन बॉडी की मैक्सिमम नीड्स की बात करें तो जो बॉडी की मैक्सिमम नीड होती है एनर्जी की वो किससे पूरी होती है? वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से होती है, क्योंकि अपन खाने के अंदर भी 70 से 80% जो अपने डाइट के अंदर लेते हैं वो क्या लेते हैं? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब फैट से अपने को एनर्जी तब मिलती है जब अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट अपन नहीं ले रहे हैं या फिर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो वहां पे फैट होती है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है यानी टूटने लग जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट सर्कुलेट इन ब्लड एज शुगर और स्टोरेड इन लीवर एंड मसल्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यदि बॉडी के अंदर लेने के बाद सर्कुलेट होता रहता है ब्लड के अंदर, किसके रूप में? शुगर के रूप में, और स्टोर किसमें होता है? लीवर एंड मसल। ओके फ्रेंड्स, लीवर और मसल के अंदर ये स्टोर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का अपना जो टॉपिक था बॉडी की बेसिक नीड्स यानी बॉडी बेसिक्स का जो चैप्टर था, इससे अगला जो चैप्टर होगा वो अपन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।